हेलो दोस्तों, मैं दिलदार मीणा आज की ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूची में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी और फिर उसके बाद में संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई। तो अनुसूची का हम आज समझते हैं संविधान में निहित भाग एवं अनुच्छेदों की व्याख्या प्रकट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान में संविधान की अनुसूचियां आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर उसके बाद में 4 और जोड़ी है। अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो हम इसको एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रम संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। पहली अनुसूची देश, राज्य और संघ। पहली अनुसूची बताती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कोई किताब होती है, उसके अंदर के टॉपिक मेन फ्रंट पे दर्शाए जाते हैं, इसी प्रकार हमारी अनुसूचियों में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि कितने राज्य हैं, कितने देश हैं। कोई भी विदेशी आकर हमारी अनुसूचियों को देखता है तो उसको अनुसूचियों में हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका विवरण मिलता है। तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले इनकी संख्या 29 थी, वर्तमान में 28 है। जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा बना गया है, और वर्तमान में 28 राज्य हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो गए, केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, वर्तमान में ये 9 है। यहाँ पहले 7 थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ दिया गया है, तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में आता है वेतन। दूसरी अनुसूची वेतन का उल्लेख बताती है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, उच्च पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख मिलता है। हमारे देश के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए जो लिखित में सबसे ज्यादा वेतन है, वो भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। इसका वेतन है 5 लाख रुपए। फिर आता है तीसरी अनुसूची, बताती है शपथ। अब यहाँ शपथ आम आदमी की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ उच्च पदाधिकारियों की शपथ की बात हो रही है। शपथ जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि इसमें शामिल है। चौथे नंबर पर आती है राज्यसभा। सीटों का आवंटन या बंटवारा।
अनुसूची 4 बताती है कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अब इसमें राज्य की मर्जी नहीं है कि मैं संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में इतने सदस्य भेजूंगा। राजस्थान ये नहीं सोच सकता, उत्तर प्रदेश ज्यादा नहीं भेज सकता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा में सीटें निर्धारित की गई है। किसी राज्य की मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे सीटों का बंटवारा है जो निर्धारित कर रखा है। जैसे हमारे राजस्थान में 10 राज्यसभा सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 31 है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी सीटों का बंटवारा किया हुआ है। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं। फिर उसके बाद में 5वीं अनुसूची आती है, SC ST आरक्षण संबंधित प्रावधान। SC ST आरक्षण संबंधी प्रावधान अर्थात SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब। कई बार तो यहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि SC कौन सी होती है, अनुसूचित जाति होती है कि अनुसूचित जनजाति होती है। तो SC होती है वो अनुसूचित जाति होती है और ST अनुसूचित जनजाति होती है। अनुसूचित जाति और ST होती है अनुसूचित जनजाति। SC अनुसूचित जाति क्या होती है? यह जनजाति मुख्य रूप से गांव में निवास करती थी पहले। इसके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान एक आम नागरिक होता है उससे भी निम्न स्तर का होता था। तो यह बहुत पिछड़े वर्ग में आते थे, इसलिए इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण संबंधी अनुसूची 5 में एक प्रावधान किया गया। अब अनुसूचित जनजाति अर्थात ST को समझते हैं। ST अनुसूचित जनजाति वे लोग होते थे जो जंगलों में रहते थे, इनके आवास का कोई पता नहीं था, वैसे इधर उधर भटकते रहते थे। ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए थे, इसलिए इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान किया गया जो अनुसूची 5 में निहित है। ये आरक्षण संबंधी प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। फिर उसके बाद में आती है अनुसूची 6 अर्थात ST प्रशासन संबंधी प्रावधान। प्रशासन संबंधित प्रावधान। ST अनुसूचित जनजाति, ये खास 4 राज्यों में ये प्रशासन संबंधी ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है। उसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। ATM, वैसे तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पर हम यहाँ उसका यूज नहीं करेंगे। हम इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे उस खास 4 राज्यों को समझेंगे, जिसमें एक है असम, त्रिपुरा, मेघालय, चौथा है मिजोरम। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं से मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर को यहाँ नहीं शामिल करना है, क्योंकि मैं से मेघालय, M से मिजोरम। मणिपुर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ST प्रशासन संबंधी प्रावधान में ये खास 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ मणिपुर नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज वाले क्वेश्चन डालते हैं जिससे गलत होने की ज्यादा चांस हो। तो अपन को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जिससे किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो इनको
याद करने का सिंपल ट्रिक्स है, बिल्कुल याद हो जाएगी। एक दो बार और देखेंगे उसमें इसको सिंपल ट्रिक्स के आधार पर देखते हैं, एक बार वापिस समझते हैं। अनुसूची प्रथम बताती है कि हमारे देश की स्थिति एवं इसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको तो वैसे याद रखने वाला कोई लफड़ा नहीं है। अब अनुसूची दूसरी, वेतन अर्थात पैसे। पैसे हम दो प्रकार से कमा सकते हैं, एक तो ईमानदारी से और दूसरा बेईमानी से, जिसे हम फ्रॉड काम के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसको हम दूसरी अनुसूची को वेतन अर्थात पैसे संबंधित इसको समझेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदियों के वेतन भत्ते का इसमें उल्लेख मिलता है। अब तीसरी अनुसूची आती है शपथ। तीसरी अनुसूची शपथ में 3 अक्षर हैं। अक्षर तो होने को तो यहाँ के 3 ही है, लेकिन ये पैसे संबंधित है और ये तीसरी है शपथ। इसमें 3 अक्षर के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदियों की इसमें शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है। अब चौथे नंबर पर आता है राज्यसभा सीटों का बंटवारा अर्थात सभा। जहां 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे सभा माना जाता है। तो उस बेसिस के आधार पे हम इसको याद रखेंगे। इसमें सीटों का आवंटन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में इतनी सीटें निर्धारित की गई है। यहाँ पर राज्य की मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें निर्धारित किया गया है कि उस राज्य से इतने राज्यसभा सदस्य आएंगे, उस राज्य से इतने आएंगे। जैसे हमारे राजस्थान में 10 राज्यसभा सदस्य आते हैं। फिर उसके बाद में आता है 5वीं अनुसूची, जिसमें SC ST को आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखने के लिए कई लोग क्या होते हैं कि उनका पता ही नहीं रहता है कि S लिखा है कि 5 लिखा है। तो उसके आधार पर हम इसको याद रखेंगे कि 5 पे S दोनों सेम मिलते जुलते हैं, उससे याद रह जाएगा हमको। और 6ठे नंबर की आती है ST। 5वें से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे SC का जिक्र किया गया, बल्कि 6ठी में ST का जिक्र किया गया है, जो कि 4 खास राज्यों हैं, वह है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों में इनके प्रशासन संबंधी, इनके संरक्षण संबंधी विशेष व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो एक बार आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं। अब आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 बताती है कि राज्यसभा, अनुसूची 7 बताती है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा। अब यहाँ हम एक एक को देखेंगे। केंद्र में कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य में कौन कौन सी है, अर्थात केंद्र के पास कौन से विषय हैं, राज्य के पास कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले केंद्र वाला देखते हैं। इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, जो संविधान संशोधन होते गए और वर्तमान में बढ़ के ये हो गए 100। तो इसमें देखेंगे कि केंद्र में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। इसमें जैसे जनसंख्या, एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखते हैं जनसंख्या। अब जनसंख्या होता है जो केंद्र का विषय होता है, न कि राज्य का। जनसंख्या होती है, जनसंख्या प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या जनगणना होती है, वह पूरे देश की होती है, न कि किसी विशेष राज्य की।
फिर उसके बाद हम देखेंगे राज्य संबंधी विषय। पहले मूल रूप से इनको 66 विषय दिए गए थे, जो वर्तमान में घट के इनकी संख्या हो गई है 61। राज्य के अधीन कौन से विषय आते हैं? जैसे एग्जाम की दृष्टि से हम देखा जाए तो पुलिस विभाग। अब हमारे राजस्थान में पुलिस विभाग के कितने पदों पर भर्ती करनी है, सिक्योरिटी के लिए कितनी पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, इसका दूसरे राज्यों को कोई मतलब नहीं है। यूपी वालों को हमारे राज्य से कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान में कितने पुलिस के पदों पर भर्ती होगी, कितने पुलिस की सिक्योरिटी के लिए आवश्यकता पड़ेगी, और हमको यूपी वालों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पे कितनी पुलिस की व्यवस्था की जाए। इसलिए यह पुलिस संबंधी प्रावधान विशेष राज्यों को दिया गया है, जो इस पर सीधा नियंत्रण राज्य का होता है। फिर उसके बाद में एक और सूची आती है जो ये दोनों में समान है, वो होती है, इसको हम केंद्र सूची कह सकते हैं, और ये हो गई राज्य सूची। उसके बाद में आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, जो वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। अब समवर्ती में क्या होता है? जैसे आप 10वीं में पढ़े होंगे, जब आपने एक बोर्ड देखा होगा सीबीएसई और दूसरा बोर्ड देखा होगा आरबीएसई। इसी प्रकार प्रत्येक राज्यों के अलग अलग बोर्ड होते हैं। जैसे हमारे आरबीएसई हैं, यूपी में यूपीएससी है, हरियाणा में एचबीएससी है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के अपने अपने अलग बोर्ड होते हैं। तो इसमें शिक्षा शामिल है। जैसे हम 10वीं सीबीएसई से भी कर सकते हैं और आरबीएसई हमारा राजस्थान वाला बोर्ड होता है उससे भी कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का विषय दोनों में शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र की भागीदारी भी होगी और राज्य की भी भागीदारी होगी। इसलिए इसको दोनों का इसमें अधिकार होता है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसमें और देखते हैं केंद्र के पास कौन कौन से विषय होते हैं। नेशनल हाईवे, मुद्रा अर्थात आयकर विभाग आदि विषय केंद्र के अधीन होते हैं। और इसमें जैसे शिक्षा, वन, तो इस प्रकार से इन 3 सूचियों को डिवाइडेशन किया गया है इनका विषय के आधार पर। अब उसके बाद में एक और सूची और होती है, वो होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या होता है? जैसे 1950 जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पे इंटरनेट को कोई नहीं जानता था। इंटरनेट तो और आज के वर्तमान के हालात देखते हुए इंटरनेट की इतनी डिमांड हो रही है कि यदि किसी व्यक्ति के फोन में नेट रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसकी सारे दिन की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो ऐसे विषय जो उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पे कई ऐसी बातें भी थी जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस अवशिष्ट सूची में ऐड की गई, क्योंकि उस टाइम पे जो अच्छा था, जो लग रहा था कि यह विषय होना चाहिए, यह विषय होना चाहिए, वो तो इन 3 सूचियों में शामिल कर दिया गया। लेकिन भविष्य को देखते हुए और विषय भी इसमें ऐड करने पड़ सकते हैं। उसको देखते हुए उसके लिए एक प्रकार की अवशिष्ट सूची का निर्धारण किया गया, जिसमें ये विषय अवशिष्ट सूची में शामिल होंगे। फिर उसके बाद में इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। अब आती है 8वें नंबर की अनुसूची, जिसमें होती है मानक भाषा। मानक
भाषा। वर्तमान में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें हम देखते हैं मूल रूप से कितनी थी, फिर उसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन करके और जोड़ा गया, उसको हम समझते हैं। वर्तमान में इनका योग है 22। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में भाषा के आधार पर उसको मान्यता प्रदान की गई। अब हम इसको देखते हैं। 14, फिर 1, फिर संविधान संशोधन हुआ उसमें 3, फिर संविधान संशोधन हुआ, फिर बाद में इनकी संख्या इस प्रकार 22 होती है। एक व्यक्ति वे फैजल अली, जो उसके प्रयासों से दिसंबर 1955 में एक रिपोर्ट आई और उसको 1956 में लागू किया गया, जिसके आधार पर 14 राज्यों को भाषा के आधार पर मान्यता प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो यह है आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था। तो 1956 की रिपोर्ट के आधार पर 14 भाषाओं को राज्य के आधार पर 14 राज्यों को मान्यता प्रदान की गई। फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें एक भाषा जोड़ी गई, वह भाषा थी सिंधी। इस प्रकार 15 भाषा हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, यह हुआ था 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इन 3 भाषाओं को हम ण के माध्यम से समझेंगे, याद रखेंगे। अर्थात मणिपुरी, कोंकणी और एक विदेशी भाषा के नाम से समझेंगे हम, वह है नेपाली। इस प्रकार 71वें संविधान संशोधन 1992 में इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, वो है 92वां संविधान संशोधन। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। उसमें है संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। इस प्रकार इन 4 भाषाओं को इसमें जोड़ दिया गया। इसको हम यहाँ पे भी याद करने के लिए था, संथाली में भी था और मैथिली में भी थी। यहाँ पे शुरू में डो है और यहाँ बाद में डो है। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए। जो फिर उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी गई, जो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली है। और उसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, इन भाषाओं को ऐड किया गया। अब इसमें अंग्रेजी भाषा है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही है, वह मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। इसको साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद में आती है 9वीं अनुसूची। यह है भूमि सुधार संबंधी। यह 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। प्रथम संविधान, पहला संविधान संशोधन 1951,
इसको जोड़ा गया। पहले मूल रूप से तो 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में संविधान संशोधन करने वाली ये पहली अनुसूची है, जिसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किए गए। 1947 में 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही डगमगाई हुई थी। उसको ध्यान में रखते हुए 1950 में तो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके जस्ट एक साल बाद 1951 में भूमि संबंधित सुधार संबंधित विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें बंजर भूमि की उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, जिससे खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके लिए विशेष पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। फिर उसके बाद में आती है 10वीं अनुसूची, यह है दल बदल संबंधित। दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है। इसमें दल बदल संबंधित है, यह हुई थी 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हो गई थी। उसके बाद हत्या होने के बाद में राजनीतिक में एक प्रकार से उथल पुथल मच गया था। सदस्य पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण सदस्य एक दूसरी पार्टियों में जाने लग गए थे। इसलिए 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, उसमें एक प्रावधान किया गया कि कोई भी उम्मीदवार यदि अपनी पार्टी चेंज करता है तो वह चुनाव होने से पूर्व कर सकता है। उसके बाद में यदि वह पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसके आधार पर 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद में आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है पंचायत राज संबंधित। पंचायती राज संबंधी यह 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसको जोड़ा गया। अब एग्जाम में यदि 1992 में से दोनों ऑप्शन यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो अपन को प्रायोरिटी 1993 को देनी है, क्योंकि 1992 में तो ये पेश किया गया और अप्रैल 1993 में ये लागू किया गया। इसीलिए हम अप्रैल के माह में पंचायत राज दिवस मनाते हैं। पंचायत के अधीन एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है। पंचायत राज को 29 विषय पर कार्य करती है, 29 विषय दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आती है 12वीं अनुसूची, यह है नगर निकाय संबंधी। यह जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1993। इसके पास 18 विषय हैं। यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे पंचायत राज के तो पास में 29 विषय हैं, जबकि नगर निकाय के पास 18 विषयों पर कार्य करती है। इसमें नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, जो इनकी मान्यता प्राप्त राज्यपाल देता है।
तो एक बार हम इनको और देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक अवशिष्ट सूची का भी निर्धारण किया गया है। अवशिष्ट शक्ति पर संसद का नियंत्रण होता है, उसमें राज्य का कोई भी रोल नहीं होता है। राज्य के विषय जरूरत पड़ने पर केंद्र ले सकता है, लेकिन केंद्र के विषय राज्य के पास नहीं जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में आती है हमारी आठवीं अनुसूची बताती है कि हमारी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, जो इस प्रकार से है। फिर उसके बाद में आती है नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको ऐड किया गया, जिसमें भूमि को बंजर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया, जिससे पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया। उसके बाद में आती है 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है, क्योंकि 1984 में जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम पे सदस्य थे जो एक दूसरी पार्टियों में जाने लगे, उसको रोकने के लिए एक 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी सदस्य यदि पार्टी छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में आता है 11वीं, जिसमें पंचायत राज संबंधित प्रावधान किए गए। ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में ये लागू किया गया। इसमें 1993 से कार्य सुचारू रूप से अप्रैल 1993 में कार्य सुचारू रूप से चालू हुआ था, इसलिए इसको 1993 में माना जाएगा। इसमें कुल 29 विषय हैं। और उसके बाद में आता है 12वीं अनुसूची, जो निगम निकाय से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको लागू किया गया। इसके अधीन 18 विषय हैं। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद आदि जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन किया गया, जो इनको राज्यपाल मान्यता प्राप्त करता है। अब हम इनको एक बार और देख लेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगी, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ो। पहली अनुसूची बताती है कि हमारे देश की स्थिति, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची बताती है कि वेतन, अर्थात जिसको हम पैसे के माध्यम से समझेंगे। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्यों की वेतन संबंधी प्रावधान किए गए। जबकि तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित है, जिसमें उच्च पदाधिकारियों की शपथ संबंधी प्रावधान, जो कि अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार इसको किया गया है। उसके बाद में आती है चौथी अनुसूची, जो राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। उसमें उस राज्य से इतने सदस्य जाएंगे, यूपी से इतने जाएंगे, राजस्थान से इतने जाएंगे, बिहार से इतने, महाराष्ट्र से इतने, उसका निर्धारण कर रखा है। इसमें राज्यों की मर्जी नहीं होगी। 5वीं अनुसूची होती है, वह है SC/ST संबंधी, जिसमें SC/ST को आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 6 बताती है कि ST अर्थात अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान, उनके प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। अनुसूची 7 बताती है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जिसमें केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आदि सूचियां शामिल की गई है। अनुसूची 8 में 22 प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। और फिर उसके बाद में आती है 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको शामिल किया गया। फिर उसके बाद में आती है 10वीं अनुसूची, जो दल बदल संबंधित है। ये 52वां संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था 1985 में। फिर उसके बाद में आती है पंचायत राज संबंधी, जो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसको लागू किया गया।
फिर उसके बाद में आती है 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर निकाय संबंधित प्रावधान किए गए, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद आदि आती हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये अनुसूची वाला चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।